लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इजरायली हमलों में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सरगना सैयद हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके बिना गर्दन के मुर्गे की तरह हो गए हैं। क्या करना है या कैसे लड़ना है उन्हें नहीं पता, न कमांड देने वाले का पता, न ही अगले लीडर का। शनिवार को नसरल्लाह की मौत के बाद से ही हिजबुल्लाह गुट की कमान नसरल्लाह के ही चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन को दिए जाने की चर्चा थी और अब औपचारिक घोषणा के बाद सफीद्दीन हिजबुल्लाह का नया चेहरा बन गया है। 1964 में लेबनान के दीर कानून अल नाहर में जन्मे हाशिम को 90 के दशक से ही नसरल्लाह के अगले वारिस के रूप में देखा जाने लगा था। तब हाशिम ईरान में था और वहां रहकर वह पढ़ाई करता था, लेकिन हसन नसरल्लाह के आदेश के बाद उसे बेरूत वापस लाया गया। नसरल्लाह के चीफ बनते ही हाशिम ने हिजबुल्लाह की वर्किंग काउंसिल को लीड करना शुरू कर दिया था। फिलहाल हिजबुल्लाह के जितने भी मेंबर हैं, हाशिम उनमें सबसे सीनियर बताया जाता है। वह संगठन के राजनीतिक मामलों के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख का भी काम संभालता है। यही नहीं, वह मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग करने वाले जिहाद काउंसिल का भी चीफ है। हाशिम की एक पहचान शिया धर्मगुरु की भी है, जिसमें वह अपने तीखे भाषणों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वह दावा करता है कि वह पैगंबर मोहम्मद का वंशज है, हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने हाशिम को साल 2017 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसी साल हिजबुल्लाह के लिए काम करने और सीरियाई सरकार का साथ देने के लिए सऊदी अरब ने भी उसे ब्लैकलिस्ट कर रखा है। जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मार गिराया था, तब हाशिम ने ही इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। हाशिम अक्सर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भाषण देता देखा गया है। हाशिम की एक पहचान ये भी है कि वह ईरान के पूर्व सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी का समधी है और ईरानी सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में उसकी अच्छी खासी पकड़ है। 2020 में हाशिम के बेटे रिदा की शादी कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब से हुई थी। इसी साल बगदाद में हुए एक अमेरिकी हमले में कासिम सुलेमानी मारा गया था। वहीं हसन नसरल्लाह की मौत का भारत और भारत के जो लोग लेबनान और सीरिया जैसी जगहों पर काम कर रहे हैं उन पर क्या असर होगा, ये जानेंगे विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सिंह से। देखिए, भारत के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन एनआरआई डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशन्स बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी एनआरआईज की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं गल्फ से और मिडिल ईस्ट से, वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में। 1 दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई, हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तीसरा इंपैक्ट वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, आप मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के नाम से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं, तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पर काम डिले हो जाएगा।